दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मेगस यूनिवर्स कहानी के एपिसोड 2 को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रहस्य और भी खतरनाक होते जाएंगे। और एक बात, मैंने वीडियो में मैगी, मैजी, मेगस जो भी बोलूं उसका मतलब एक ही होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मेगस यूनिवर्स की कहानी। दोपहर के चमकदार सूरज की किरणें क्रेस्ट वैली पर पड़ रही थीं और पूरी घाटी को जीवन से भर रही थी। ये घाटी और इसके चारों ओर के पहाड़ कई तरह के मैजिक बीस्ट्स का घर थे। जो लोग इस घाटी से गुजरते थे वे आमतौर पर वही सुरक्षित रास्ता चुनते थे जिसे पहले से मैगी ने जांच लिया होता था। अगर कोई अकेला इस घाटी से गुजरने की कोशिश करता तो ये लगभग मौत को खुद बुलाने जैसा था। बेशक अगर कोई बहुत शक्तिशाली मैगिस हो तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यात्रियों का काफिला अभी अभी क्रेस्ट वैली में प्रवेश किया था। यहाँ से मून सिटी पहुंचने में लगभग 3 हफ्ते लगने वाले थे, लेकिन अब से मैजिक बीस्ट्स के हमले भी ज्यादा होने वाले थे। ये जादुई जीव अपने इलाके में बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एडम गाड़ी की खिड़की से बाहर का दृश्य देखकर हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी कॉर्मियर किंगडम के एक छोटे से कस्बे में बिताई थी। पिछले 2 महीनों में उसने बहुत सी नई चीजें देखी थीं। दूर उसे लगभग आधा दर्जन लोमड़ियों का झुंड दिखाई दिया जो काफिले को ध्यान से देख रहा था। वहीं छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे बेफिक्र होकर खेल रहे थे। दूसरी ओर आग जैसी अयाल वाले घोड़ों का झुंड खुले मैदान में दौड़ रहा था। हालांकि ये दृश्य बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन एडम जानता था कि ये सिर्फ एक दिखावा है। भाड़े के सैनिकों से बात करके उसे पता चला था कि ये घाटी कितनी खतरनाक है। इसके अलावा क्रेस्ट वैली मर्की माउंटेन्स के पास थी, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत मैगी भी नहीं करते थे। ये सोचते ही एडम का हाथ अनजाने में उसकी तलवार की मूठ पर चला गया। उसे याद आया कि रिक और बाकी मर्सनरीज ने बताया था कि जब भी वे क्रेस्ट वैली से गुजरते हैं तो काफिले में हमेशा कुछ लोगों की मौत होती है। ये पहली बार नहीं था जब रिक और उसके साथी बच्चों को मून सिटी ले जा रहे थे। उनकी पिछली यात्राओं में भी इस खतरनाक जगह पर कई लोग मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि अगर मैगी साथ हों तब भी वे सभी को नहीं बचा सकते थे। तभी अचानक एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज मी। एडम मुड़ा तो उसने देखा कि 2 पोनीटेल बनाए एक छोटी लड़की उसे घबराकर देख रही थी। हाँ? एडम ने पूछा। लड़की ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम अक्सर इन मर्सनरीज से बात करते रहते हो। उन्होंने बताया है कि मून सिटी पहुंचने में कितना समय लगेगा। मुझे अब ये सफ़र सहन नहीं हो रहा। एडम ने उसकी आंखों में देखा। उसमें बेचैनी और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन में सोचा कि ये नोबल्स शायद कभी ऐसी परेशानी में नहीं रहे होंगे, इसलिए ये यात्रा उन्हें बहुत कठिन लग रही है। असल में ज्यादातर बच्चे महीनों से लगातार यात्रा करते करते थक चुके थे। उन्हें लंबे समय तक लकड़ी की गाड़ियों में बैठना पड़ता था। ऊपर से रास्ते में जंगली जानवरों के हमले भी होते रहते थे। एडम ने जवाब दिया, मर्सनरीज ने कहा है कि हम 2 हफ्तों में नाइटिंगेल किंगडम की सीमा तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद सफ़र सुरक्षित होगा। वहां से मून सिटी पहुंचने में हमें लगभग 1 हफ्ता और लगेगा। ओह, धन्यवाद, लड़की ने कहा। बाकी बच्चों ने भी ये बात सुन ली और उन्हें थोड़ा सुकून मिला। आखिर उन्होंने पहले ही 2 महीने से ज्यादा सफ़र कर लिया था। सूरज डूबने से पहले काफिले ने एक ऊंची जगह पर रात बिताने के लिए कैंप लगाया। मर्सनरीज तुरंत काम में लग गए। उन्होंने तंबू लगाए और कैंप फायर जलाया। इसी दौरान एक लकड़ी की गाड़ी के अंदर नीली आंखों वाला एक आदमी जो ऑलिव क्लोक पहने किताब पढ़ रहा था, अचानक सिर उठाकर दूर देखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी नज़र बहुत दूर तक चली गई हो। उसने शांत आवाज में कहा, लगता है अब हमें भी चलना चाहिए। गाड़ी में बैठे बाकी 2 लोग, एक आदमी और एक औरत, भी उसी दिशा में देखने लगे। उस आदमी ने कहा, पहले उन मर्सनरीज को संभालने दो, जब उन्हें मुश्किल होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे भी उन बच्चों को थोड़ा सख्त अनुभव मिलना चाहिए। क्लोवर एकेडमी कमजोर इरादे वाले मैजी के लिए जगह नहीं है। नीली आंखों वाला आदमी कंधे उचकाकर फिर से किताब पढ़ने लगा। कुछ मिनट तक कैंप में शांति रही। तभी अचानक हाउल, भेड़िए की डरावनी हुआ की आवाज घाटी में गूंज उठी। कुछ ही पलों में कई और भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। धत, ये तो भेड़ियों का झुंड है।
और काफी बड़ा भी। मर्सिनरीज के चेहरे गंभीर हो गए। एक अकेला भेड़िया, भले ही वो मैजिक बीस्ट हो, ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर पूरा झुंड हो तो हालात बहुत मुश्किल हो जाते थे। झुंड में रहने वाले भेड़िए सैनिकों की तरह मिलकर हमला करते थे। मर्सिनरीज का नेता, एक गंजा आदमी जो चमड़े का कवच पहने था, जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, गाड़ियों को घेरा बनाकर खड़ा करो और फॉर्मेशन में आ जाओ। रात के अंधेरे में दूर अचानक सैकड़ों हरी चमकती आंखें दिखाई देने लगी। वे बहुत तेजी से कैंप की ओर बढ़ रही थीं। जमीन भी कांपने लगी। शिट, ये नाइट वुल्व्स हैं। फॉर्मेशन में आओ। मर्सिनरीज तुरंत अपनी जगह लेने लगे। नाइट वुल्व्स रात में सबसे ज्यादा ताकतवर होते थे। उनकी चाल बहुत तेज और हमले बेहद खतरनाक होते थे। रिक ने घबराए हुए बच्चों को देखा और गंभीर आवाज में कहा, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। कुछ छोटे बच्चे रोने लगे और अपने माता पिता को पुकारने लगे, जबकि कुछ ने अपने हथियार निकाल लिए। एडम ने भी अपनी स्टील स्वॉर्ड म्यान से निकाल ली और आने वाले भेड़ियों को देखने लगा। कुछ दूरी पर जेफरी अपने हाथ में क्रॉसबो लिए खड़ा था, लेकिन जब उसने एडम की ओर देखा, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। भूखे भेड़ियों ने अपने बड़े बड़े मुंह खोल दिए और तेज दांत दिखाते हुए यात्रियों के दल की तरफ दौड़ पड़े। जब वे लगभग 30 मीटर दूर थे, तब गंजा मर्सिनरी लीडर जोर से चिल्लाया, शूट! तुरंत ही मर्सिनरीज ने आने वाले वुल्फ पैक की तरफ दर्जनों तीर छोड़ दिए। सबसे आगे दौड़ रहे कई भेड़िए तीर लगने से लड़खड़ा गए। कुछ ही पलों में पीछे से आ रहे भेड़ियों ने उन्हें कुचल दिया और वे मर गए। जब भेड़िए 15 मीटर दूर रह गए, तब दूसरी बार तीरों की बारिश हुई। इस बार भी करीब 1 दर्जन भेड़िए मारे गए। मेरे साथ लड़ो! मर्सिनरी लीडर ने वीरता से चिल्लाते हुए अपना भाला लहराया। उसके पीछे खड़े मर्सिनरीज ने अपने हथियार तैयार कर लिए और धैर्य से भेड़ियों के आने का इंतजार करने लगे। अगले ही पल भेड़िए लकड़ी की गाड़ियों से टकरा गए और लड़ाई शुरू हो गई। जो मर्सिनरीज गाड़ियों के बीच खड़े थे या ऊपर थे, उन्होंने तुरंत हमला शुरू कर दिया। वहां एक भयानक खून खराबा शुरू हो गया। समय समय पर भेड़ियों की दर्द भरी हुआ सुनाई देती थी जब वे मरते हुए गिरते थे। कुछ भेड़िए अलग होकर पूरे कैंप को घेरने लगे, लेकिन पीछे गाड़ियों की रक्षा कर रहे मर्सिनरीज ने उन्हें रोक लिया। गालियां, चीखें और भेड़ियों की आवाजें मिलकर ऐसा डरावना माहौल बना रही थी कि कैंप के बीच बैठे बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एडम के हाथ भी कांपना बंद नहीं हो रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। अपने होम टाउन में भी उसने कभी ऐसा क्रूर दृश्य नहीं देखा था। सबसे ज्यादा उसने जो किया था वो बस अपने गांव के बाहर एक जंगली सूअर को मारना था, लेकिन ये वुल्फ पैक उसे पूरी तरह डरा रहा था। एडम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। कुछ पलों बाद उसने आंखें खोली और उनमें दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, जो भी भेड़िया ब्लॉकेड पार करके आएगा, मैं उसे मार दूंगा। वो इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे मर्सिनरीज के साथ लड़ाई में कूद पड़े। वो बस सुरक्षित जगह पर खड़ा रहेगा और अगर कोई भेड़िया उसकी तरफ आया तो वो हमला करेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा कि मर्सिनरीज की फॉर्मेशन टूटने लगी। लड़ाई शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि एक युवा मर्सिनरी को भेड़ियों ने जिंदा ही खा लिया। एक गंभीर रूप से घायल भेड़िया किसी तरह ब्लॉकेड तोड़कर कैंप के बीच बच्चों की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर ज्यादातर बच्चे डर से जम गए, खासकर वे जो एडम के पास खड़े थे, क्योंकि वो भेड़िया सीधे उनकी तरफ आ रहा था। उस महत्वपूर्ण पल में एडम पीछे हटने की बजाय सीधे भेड़िए की तरफ दौड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो उस खतरनाक जानवर के पास पहुंच गया। एक ही पल में उसने अपनी तलवार उठाई और दौड़ते हुए एक जोरदार हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा। भेड़िया अचानक रुक गया। अगले ही पल उसके शरीर के किनारे से खून फूट पड़ा। एडम की तलवार ने भेड़िए को गर्दन से लेकर कमर तक चीर दिया था। भेड़िया ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक तड़पने के बाद वो मर गया। मैंने कर दिया, एडम हैरानी से बुदबुदाया और तेज तेज सांस लेने लगा। उसकी नसों में दौड़ रहा एड्रेनलिन उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वो दुनिया के शिखर पर खड़ा हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर से लड़ने की तैयारी कर ली। अब आसपास के बच्चों को समझ आया कि अभी क्या हुआ था। हे भगवान, क्या तुमने देखा?
उसने सच में उसे मार दिया। कुछ बच्चे उसे प्रशंसा भरी नज़र से देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर को शर्म आ रही थी कि एक साधारण कॉमनर उनसे बेहतर साबित हो गया। लेकिन एडम की वजह से बच्चों का हौसला बढ़ गया और वे भी आने वाले भेड़ियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उधर जेफरी, जिसने ये सब देखा था, अभी भी हैरान खड़ा था। उसने सोचा, अगर वो एडम की जगह होता तो क्या वो इतना साहस दिखा पाता? लेकिन उसके अंदर का घमंड जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, इस हरामजादे को मरना ही होगा। जेफरी ने तय कर लिया कि इस बीस्ट अटैक के दौरान वो एडम को मार देगा। अगर वो उसे मार नहीं पाया तो कम से कम उसे इतना घायल करेगा कि वो जिंदगी में कभी मेगस नहीं बन सके। उधर ब्लॉकेड पर मर्सनरीज पर हमले बढ़ते जा रहे थे और कई मर्सनरीज मारे जा रहे थे। इस कारण कई भेड़िए कैरेजेस से बने अस्थायी ब्लॉकेड को पार करके बच्चों पर हमला करने लगे। यहाँ तक कि 2 बच्चे भी मर चुके थे, लेकिन अभी तक मेजी ने कोई कदम नहीं उठाया था, जिससे बच्चे और मर्सनरीज दोनों ही घबराने लगे। उधर एडम लगातार अपने सामने आने वाले हर भेड़िए पर हमला कर रहा था। वर्टिकल स्लैश, हॉरिजॉन्टल स्लैश, थ्रस्ट, स्टैब। उसका पूरा शरीर खून से भीग चुका था। कुछ खून उसका अपना था, लेकिन ज्यादातर भेड़ियों का था। वो उस पल में इतना डूब गया था कि पागलों की तरह तलवार चला रहा था। उधर जेफरी, जो एक सुरक्षित जगह से क्रॉसबो से बच्चों की मदद कर रहा था, अचानक एडम की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं। मौका! उसने क्रॉसबो में एक बोल्ट लगाया और एडम की तरफ निशाना साधा। साथ ही उसने जोर से चिल्लाया, एडम, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्यूं! जेफरी ने बोल्ट छोड़ दिया। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। इस समय एडम एक भेड़िए के हमले से खुद को बचाने में लगा हुआ था। वो पिछले लगभग 10 मिनट से बिना रुके लड़ रहा था और उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए जब उसे लगा कि कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, वो उलझन में पड़ गया। क्या ये जेफरी की आवाज़ है? वो यहाँ क्यों? एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोगों में से जेफरी उसकी मदद करेगा। इसी सोच में वो उलझा हुआ था कि अचानक उसकी सोच रुक गई, क्योंकि एक एरो आकर उसके बाएं कंधे में धंस गया। एडम की आंखें सदमे से फैल गईं। उसे संभलने का एक पल भी नहीं मिला। जैसे ही वो तीर लगा, भेड़िए ने मौका पा लिया। उसने एडम के बाएं हाथ को जोर से काट लिया और उसे जमीन पर गिराकर दबा दिया। आह! भेड़िए के दांत उसके हाथ में और गहराई तक धंस गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका हाथ फाड़कर अलग कर देगा। एडम दर्द से चीख उठा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उधर जेफरी ने अपने क्रॉसबो में एक और बोल्ट भरा और मन ही मन गाली दी। थत! मेरा निशाना तो उसके सिर पर था। उसने देखा कि एडम भेड़िए के नीचे छटपटा रहा है। वो एक और बोल्ट चलाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर रुक गया। पहला वार तो गलती माना जा सकता था, लेकिन अगर वो एडम को दोबारा मारता तो तीनों मैजी क्या प्रतिक्रिया देंगे वो नहीं जानता था। जेफरी ये जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने एडम की तरफ आखिरी बार देखा और ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, ठीक हुआ तेरे साथ, गवार। फिर वो मुड़ गया और बाकी भेड़ियों पर तीर चलाने लगा। इधर एडम अपनी पूरी ताकत से भेड़िए के जबड़े से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो उस जानवर को हरा नहीं पा रहा था। उसका बायां हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगा। उसने दांत भींच लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। अनजाने में आंसू उसकी आंखों से निकलकर खून के साथ मिल गए। उसे अपने बचपन के सारे संघर्ष याद आने लगे। तालाब में व्हाइट लोटस से मुलाकात और फिर वो दृश्य जब ब्लैक आर्मर्ड मैगस हजारों मैजी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था। एडम की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। उसके अंदर की आभा हिंसक हो गई। उसने मन ही मन चिल्लाया, वो बहादुर मैगस अकेले हजारों शक्तिशाली मैजी से लड़ सकता है, और मैं एक साधारण भेड़िए से भी नहीं लड़ सकता? क्या मैं यहाँ मर जाऊंगा? मैं अभी मैगस भी नहीं बना। मैं मरना नहीं चाहता। उसके अंदर अचानक एक आग भड़क उठी। उसे अपने अंदर ऐसी ताकत महसूस हुई जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। उसने अपने कंधे में धंसे क्रॉसबो बोल्ट को देखा और उसे जोर से बाहर खींच लिया। आह! वो एक जंगली जानवर की तरह गरजा। फिर उसने उसी बोल्ट को कसकर पकड़ा और भेड़िए की आंख में घोंप दिया। तुरंत भेड़िया दर्द से चिल्लाया और एडम का हाथ छोड़ दिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एडम पहले ही अपने पैरों को पाइथन की तरह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट चुका था। फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से बोल्ट पर जोरदार प्रहार किया। बैम! बोल्ट भेड़िए की खोपड़ी के अंदर और गहराई तक घुस गया और उसके दिमाग में जा पहुंचा। एडम लगातार बोल्ट पर मुक्के मारता रहा, जब तक कि भेड़िया पूरी तरह हिलना बंद नहीं कर दिया।
जब उसे यकीन हो गया कि भेड़िया मर चुका है, तब एडम को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। वो थककर जमीन पर गिर गया और भेड़िए की लाश अभी भी उसके ऊपर पड़ी थी। कुछ देर बाद उसने बड़ी मुश्किल से उस लाश को हटाया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका बायां हाथ बहुत भयानक दिख रहा था। भेड़िए ने उसे बुरी तरह चबा दिया था। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था जैसे नर्क की गहराइयों से निकला हुआ कोई दानव हो। उसने चारों ओर देखा। आखिर उसकी नज़र जेफरी पर पड़ी, जो बाकी लोगों की मदद कर रहा था। एडम गुर्राया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो धीरे धीरे जेफरी की ओर बढ़ने लगा। उसके अंदर पहले कभी न देखी गई ब्लड लस्ट भरी हुई थी। पहले वो बाकी बच्चों के साथ झगड़ों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो कितना भोला था। सिर्फ इसलिए कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। और जेफरी तो इतनी छोटी सी वजह के लिए उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जेफरी ने एडम को देखा, उसके घुटने कांप गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। एडम का खून से लथपथ शरीर और उसकी आंखों में भरी हत्या की भावना देखकर जेफरी डर से कांप उठा। वो जिंदा है। जेफरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एडम बच गया। उसे पूरा यकीन था कि भेड़िया उसे खा जाएगा। जेफरी ने कांपते हाथ उठाकर कहा, एडम रुको, ये गलती थी, मैं कसम खाता हूं। लेकिन एडम ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपने हाथ में टूटी हुई तलवार लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। उसकी तलवार पहले की लड़ाई में लगभग टूट चुकी थी। जैसे ही वो जेफरी से कुछ ही मीटर दूर पहुंचा, अचानक नीली आंखों वाला एक गोरा आदमी, जो ऑलिव रंग का क्लोक पहने हुए था, उनके बीच आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने पहले जेफरी की ओर देखा। जेफरी डर से कांपने लगा। फिर उसने बुरी तरह घायल एडम की ओर देखा, लेकिन एडम को उसकी मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, ये समय और जगह तुम्हारे झगड़े के लिए नहीं है। एडम ने विरोध किया, लेकिन आदमी ने सख्त आवाज में बीच में ही कहा, मैंने कहा ये जगह नहीं है। ये देखकर जेफरी को राहत मिली। वो बोला, धन्यवाद सर, अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं। चुप रहो, नीली आंखों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया। जेफरी का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर सिर झुका लिया। उसी समय दो और लोग, एक पुरुष और एक महिला, अचानक वहां प्रकट हुए और उसके पास खड़े हो गए। तीनों ने एक जैसे ऑलिव रंग के क्लोक पहने थे। उनके सीने पर 4 लीफ क्लोवर का चिन्ह बना हुआ था। उस आदमी ने दूर देखा और कहा, लगता है ये नाइट वुल्फ जल्द ही रैंक 2 मैजिक बीस्ट बनने वाला है। दूसरे ने जवाब दिया, इसीलिए ये इतने सारे भेड़ियों को नियंत्रित कर पा रहा है। महिला ने संक्षेप में कहा, चलो अपने स्पेल्स मिलाकर इसे खत्म करते हैं। तीनों मैजी फिर छलांग लगाकर लकड़ी की गाड़ियों से बने अवरोध के पार जा उतरे। आसपास के भेड़ियों ने तुरंत दूरी बना ली। उन्हें उस भयानक शक्ति का एहसास हो गया था। नीली आंखों वाले आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। हाउल! वुल्फ लीडर जोर से दहाड़ा और अपने पूरे पैक को आदेश दिया कि उन 3 मेजी पर हमला करो जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की हिम्मत की थी। लेकिन वुल्व्स मेजी के पास आने से डर रहे थे। फिर भी आदेश मिलने के बाद उन्होंने मजबूरी में हमला शुरू किया। हाँ, फीमेल मेजी ने तिरस्कार से आवाज निकाली। उसके सिल्वर हेयर और सायन आइज थे। वो झुककर जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। उसकी हथेलियों के नीचे एक चमकदार मैजिक सर्कल जगमगा उठा। रैंक 1 स्पेल, स्पिल वाटर। कुछ ही सेकंड बाद जमीन के नीचे से पानी निकलने लगा और तेजी से वुल्फ्स की तरफ फैल गया। लेकिन इस पानी से वुल्फ्स को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, ना ही उनकी चाल में कोई रुकावट आई। अगर कुछ हुआ तो बस जमीन थोड़ी गीली हो गई। इसके बाद बज़ कट वाला ताकतवर मैगस आगे बढ़ा और जोर से जमीन पर पैर पटका। उसके पैर के नीचे पहले से ही एक मैजिक सर्कल बन चुका था। जैसे ही उसका पैर जमीन से टकराया, जमीन में लहरें उठने लगीं और वुल्व्स की तरफ फैल गईं। रैंक 1 स्पेल, शेप अर्थ। तुरंत जमीन बहुत ज्यादा कीचड़ वाली बन गई। अधिकतर वुल्व्स अपना संतुलन खोकर गिर पड़े, लेकिन फिर भी ये पूरे पैक को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। अब ब्लॉन्ड हेयर और ब्राइट ब्लू आइज वाला मैगस आगे आया।
उसने कुछ रहस्यमय हैंड साइंस बनाए और फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल उसकी हथेली में नीली लाइटनिंग चमकने लगी। रैंक 1 स्पेल, शॉकिंग ग्रिप। उसने बिजली से भरे अपने मुक्के को पूरी ताकत से कीचड़ भरी जमीन पर मारा। अगले ही पल उनके सामने की पूरी जमीन लाइटनिंग के समुद्र में बदल गई। तीनों स्पेल्स ने मिलकर एक भयानक हमला बना दिया। तुरंत ही बहुत सारे वुल्व्स बिजली से झुलस गए। उनका फर जल गया और वे तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। सिर्फ 3 मेजेस के एक संयुक्त हमले से लगभग 100 वुल्व्स मर गए। वो अमेजिंग! क्या यही मेगस की असली ताकत है? जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले भयानक लड़ाई से गुजरे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उनमें से ज्यादातर ने पहली बार किसी मेगस को लड़ते देखा था। यहाँ तक कि अनुभवी मर्सनरीज भी प्रभावित हो गए थे। तीनों मेजेस का टीम वर्क और उनके स्पेल कॉम्बो सच में देखने लायक था। वे सब हैरान रह गए। लेकिन एडम ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आखिर उसने पहले भी इससे कहीं ज्यादा भयानक और शानदार लड़ाई देखी थी जब उसने व्हाइट लोटस हासिल किया था। फिर भी उसकी नज़र उस लाइटनिंग के समुद्र से हट नहीं रही थी। उसके दिल में एक गहरी चाहत जाग उठी। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी कस ली। एक दिन मैं भी मेगस बनूंगा और ऐसी ताकत हासिल करूंगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सोल कांप उठी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। दूसरी तरफ अल्फा वुल्फ बहुत गुस्से में था। उसने देखा कि उसके इतने साथी उसके सामने ही मारे गए हैं। वो आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर पूरी तरह काले रंग की एनर्जी बॉल बनने लगी। वो डार्कनेस एनर्जी बॉल बड़ी होती गई और फिर अचानक बहुत तेज गति से तीनों मैजी की तरफ उड़ गई। तभी ताकतवर मेगस आगे बढ़ा। उसने जल्दी जल्दी हैंड साइंस बनाए और जोर से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके आसपास की जमीन कांपने लगी और फिर उसके सामने 2 मोटी और मजबूत दीवारें खड़ी हो गईं। रैंक 1 स्पेल, मोल्ड अर्थ। उस डार्कनेस बॉल ने उन मिट्टी की दीवारों से टकराई। एक बहुत तेज धमाका हुआ। धूल और मलबा चारों तरफ उड़ गया। आखिर में डार्कनेस बॉल पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन उसी समय वे दोनों दीवारें भी टूटकर बिखर गई। धूल और मलबे के बीच से फीमेल मेगास और ब्लू आइड मेगास तेजी से बाहर निकले और सीधे अल्फा वुल्फ की तरफ दौड़ पड़े। गुस्से से भरा अल्फा वुल्फ भी उनकी तरफ दौड़ा और एक और डार्कनेस बॉल बनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले ही दोनों मेगास उसके पास पहुंच गए। दोनों ने एक साथ स्पेल कास्ट किया। रैंक 1 स्पेल, थॉर्न वाइन। रैंक 1 स्पेल, एसिडिक स्प्लैश। फीमेल मेगास के हाथ में अचानक एक मोटी ग्रीन वाइन प्रकट हुई जो किसी इंसान की बाह जितनी मोटी थी। उसने उसे अल्फा वुल्फ की तरफ जोर से घुमाया, लेकिन उससे पहले कि वाइन वुल्फ को जकड़ती, वो पूरी वाइन पर्पल एसिड से ढक चुकी थी। ये ब्लू आइड मेगस का स्पेल था। दोनों स्पेल्स का इतनी आसानी से मिल जाना उनके शानदार टीम वर्क को दिखाता था। वो पर्पल वाइन भयानक तरीके से वुल्फ के चारों ओर लिपट गई। उसकी हरकत तुरंत रुक गई। साथ ही एसिड उसकी फर को पिघलाने लगा और उसकी स्किन को जहर की तरह जलाने लगा। उसके मुंह में बनने वाली डार्कनेस बॉल भी तुरंत गायब हो गई। अब पूरी तरह जकड़ा हुआ अल्फा वुल्फ डर से दोनों मेगस को घूरने लगा। अचानक वुल्फ के पीछे की जमीन फट गई और नीचे से एक आदमी बाहर कूदकर निकला। वो वही ताकतवर मेगस था। उसके हाथ में एक भारी वॉर हैमर था जो किसी काले धातु से बना हुआ लग रहा था। उसने दोनों हाथों से हथौड़ा उठाया और उसमें माना भर दिया। फिर वो मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, हाँ, पकड़ लिया। बूम! उसने हैमर सीधे वुल्फ के सिर पर दे मारा। एक ही वार में अल्फा वुल्फ पूरी तरह कुचल गया। अब वहां सिर्फ मांस, हड्डियों और अंदरूनी अंगों का बिखरा हुआ ढेर बचा था। अपने अल्फा को इतनी भयानक मौत मरते देखकर बाकी सारे वुल्फ्स डरकर अपनी पूंछ दबाकर भाग गए। फीमेल मेगाज ने होंठ फुलाकर कहा, अफसोस है, हम इसकी बॉडी बेचकर कुछ पैसे कमा सकते थे। ताकतवर मेगाज आइवन ने उस जगह देखा जहां पहले वुल्फ था और शर्माते हुए मुस्कुराया, सॉरी, मेरी गलती है केली। केली ने आखिरी बार उस बुरी तरह कुचले हुए कॉप्स की तरफ देखा और फिर मुड़कर चली गई।
ब्लू आइड मेगाज ने आइवन को थम्स अप दिया। अच्छा काम किया आइवन, उसकी बातों की चिंता मत करो। आइवन हंस पड़ा। तुमने भी अच्छा किया एलेक्स। चलो कैरेज की तरफ चलते हैं। मुझे स्कूल ऑफ इन्वोकेशन के एक स्पेल मॉडल को समझने में तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, चलो। एलेक्स ने सिर हिलाया और आइवन के साथ कैरेज की तरफ लौट गया। जो बच्चे और मर्सिनरीज बच गए थे, उन्होंने जीत की खुशी में मेगाज के लिए जोर जोर से तालियां बजाईं। अभी जो लड़ाई हुई थी वो सच में सांस रोक देने वाली थी। यहाँ तक कि हमेशा मौत से लड़ने वाले मर्सिनरीज भी तीनों मेगाज के टीम वर्क से प्रभावित हो गए थे। लेकिन एलेक्स और आइवन इन सब तालियों और प्रशंसा से बिल्कुल बेपरवाह थे। वे इसके आदी हो चुके थे। तभी एलेक्स की नज़र एडम पर पड़ी। वो एक ही जगह खड़ा था और किसी गहरी सोच में खोया हुआ लग रहा था। भीड़ में वो अजीब तरह से अलग दिखाई दे रहा था। एलेक्स बड़बड़ाया, इस बच्चे को क्या हो गया? इस समय एडम को अपने आसपास क्या हो रहा है इसका बिल्कुल एहसास नहीं था, क्योंकि उसका मन पहले ही व्हाइट लोटस के अंदर मौजूद उस रहस्यमय स्पेस में पहुंच चुका था। एडम ने खुद को फिर से उस रहस्यमयी सफ़ेद स्पेस में तैरते हुए पाया। एक पल के लिए वो डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मैं आखिरकार फिर से यहाँ आ गया। जब से उसे व्हाइट लोटस मिला था, वो हर तरह की कोशिश कर रहा था कि इस मिस्टीरियस स्पेस के अंदर जा सके। उसे लगता था कि ये लोटस का अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वो कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक वो फिर से इस जगह पर था और वो बहुत खुश था। उसने चारों तरफ जिज्ञासा से चमकते हुए सफ़ेद बिंदु को देखा। पिछली बार मैं इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था, एडम हवा में तैरते हुए बोला। आखिर ये लाइट्स क्या हैं? उसके शब्द अचानक रुक गए, क्योंकि उसने दूर कुछ अजीब होता हुआ देखा। दूर दूर तक और भी ग्लोइंग व्हाइट बिंदु दिखाई देने लगे। ये क्या? एडम के पास शब्द नहीं थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि हर जगह धीरे धीरे चमकते हुए बिंदु प्रकट हो रहे थे। अचानक लगभग 100 सफ़ेद बिंदु एक साथ प्रकट हो गए। एडम पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सफ़ेद बिंदु क्या हैं और इस स्पेस में कैसे प्रकट हो रहे हैं। सच कहें तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो खुद यहाँ कैसे आया। अब नए बिंदु आना बंद हो गए। एडम सबसे पास वाले व्हाइट बिंदु की तरफ तैरने लगा। वो छोटा सा लाइट के चमकता बिंदु उसके नाखून जितना था। उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। बिना जोखिम लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। खुद को हिम्मत देते हुए उसने बिना झिझक उस लाइट को छू लिया। एडम ने आंखें बंद कर ली, जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार होकर। सच कहें तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या उम्मीद कर रहा था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर शांति, अकल्पनीय शांति। एडम को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फैल गया हो। मानसिक रूप से वो तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में कभी इतनी संतोषजनक अनुभूति महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल मजबूत हो गई हो। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक इस अजीब अनुभव में खोया रहा। जब इस मिस्टीरियस स्पेस में एक और व्हाइट बिंदु प्रकट हुआ, तभी उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जन्मा हूँ। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। एडम बेहद उत्साहित था। अभी जो एहसास हुआ, मुझे लगता है ये मेरी सोल के लिए बहुत फायदेमंद है। एडम को ये भी ठीक से नहीं पता था कि सोल क्या होती है। उसने बस कुछ गाने वाले कवियों को उनके रोमांटिक सॉन्ग्स में इसका जिक्र करते सुना था। लेकिन उसे इंस्टिंक्टिवली महसूस हो रहा था कि इस स्पेस के ये वाइट बिंदु उसके मन को मजबूत कर रहे हैं। उसने इस मिस्टीरियस स्पेस में मौजूद हजारों लाइट की बिंदु को देखा और बिना सोचे ही खा लिया। अगर मैं इन सारी लाइट्स को कंज्यूम कर लूं तो? उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। वो सबसे पास वाले वाइट बिंदु की तरफ तैरा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ और तुरंत उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। हे, तुम ठीक हो? एक आवाज ने उसे होश में ला दिया। हाँ? एडम ने हैरानी से चारों तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? एलेक्स ने उसे मनोरंजन भरी नज़र से देखा। ओह, क्या तुम खड़े खड़े ही बेहोश हो गए थे? कमाल का आदमी हो। एडम को समझने में थोड़ा समय लगा कि आखिर हुआ क्या था। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि वुल्व्स अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मर्सिनरीज और बच्चे कम घायल लोगों द्वारा संभाले जा रहे थे।
सब खत्म हो गया। उसे राहत मिली कि अब वे खतरे से बाहर थे, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लू आइड मेगास को जवाब देता, उसकी आंखें पलट गईं और वो तुरंत बेहोश हो गया। कुछ समय पहले हुई भयानक लड़ाई, जिसमें एक वुल्व लगभग उसे मार ही देता और उसके लेफ्ट आर्म से बहा भारी खून, इन सब ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। आखिरकार थकान उस पर हावी हो गई। सूरज की चमकती किरणें चलती हुई कैरेज की खिड़की से अंदर आईं और एक 15 साल के लड़के के चेहरे पर धीरे से पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एडम था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं, जो पहले से कुछ ज्यादा गहरी लग रही थीं। वो उठकर बैठ गया और देखा कि उसका लेफ्ट आर्म पूरी तरह बैंडेज से ढका हुआ था, जिस पर खून के धब्बे थे। आउच! वो दर्द से कराह उठा। हल्की सी हरकत भी उसकी नसों में दर्द की लहर भेज रही थी। गुड मॉर्निंग एडम, एक खुश मिजाज आवाज उसके कानों में पड़ी। एडम ने ऊपर देखा और पाया कि भूरे बालों वाली एक लड़की उसे दोस्ताना मुस्कान के साथ देख रही थी। हैं? एडम थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था जब यात्रा करने वाले बच्चों में से किसी ने उसे ग्रीट किया था, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल रात की लड़ाई में उसने कई वुल्व्स का सामना किया था और उसके पीछे खड़े कई बच्चों को बचा लिया था। शायद ये उन्हीं में से एक है, उसने मन ही मन सोचा। एडम ने लड़की को हल्की मुस्कान दी और पूछा, हम अभी कहाँ हैं? उसके पास बैठा एक लड़का बोला, हम क्रेस्ट वैली के अंदर काफी आगे आ चुके हैं। समझ गया, एडम ने सिर हिलाया। अपने साथियों की अचानक दिखाई गई दोस्ती से वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कल रात तक सभी उससे दूरी बनाए रखते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कॉमनर था। लेकिन जब बच्चों ने उसे लड़ते हुए देखा, उनका रवैया बदल गया। हर कोई ताकतवर लोगों का सम्मान करता है, और क्योंकि एडम ने कई बच्चों की जान बचाई थी, इसलिए वे उसके आभारी भी थे। एडम ने खिड़की के बाहर गुजरते हुए दृश्य को देखने के लिए सिर घुमा लिया। कल रात की भयानक लड़ाई और जेफरी का उसे मारने का इरादा, इन दोनों बातों को उसने फिलहाल अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, व्हाइट लोटस के अंदर का मिस्टीरियस स्पेस। उसका अंदाजा कि उसकी सोल मजबूत हुई है अब सच साबित होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी परसेप्शन थोड़ी बढ़ गई है। उसके विचार पहले से ज्यादा साफ और तेज हो गए थे। कुल मिलाकर उसका दिमाग पहले से बेहतर काम कर रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एडम को महसूस हो रहा था कि अब वो उस मिस्टीरियस स्पेस में अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता है।